हेलो क्लास 7 चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज लास्ट लेक्चर है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो इसके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो मुगल एम्पायर है उसका डाउनफॉल जो है वो शुरू कैसे हुआ, कौन सी स्टेट थी जहां पता लग गया कि इसके बाद जो है मुगल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, क्यों डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, क्यों इतने डिफरेंसेस आए मुगल एम्पायर के अंदर जो इतना बड़ा ग्रेटेस्ट एम्पायर हम बोलते हैं। इंडिया में फुल इंडिया को उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर किया ऑलमोस्ट। तो क्यों उसकी डाउनफॉल शुरू हुई तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू अ ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। तो इस लाइन का मतलब सबसे पहले हम समझेंगे। तो उन्होंने क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि उनका रूल करने का तरीका जो था बहुत अच्छा था, और साथ में मिलिट्री यानी कि उनका मिलिट्री में भी जो था कंट्रोल बहुत अच्छा था, उन्हें पता था टैक्स कैसे करने हैं, कब रोकने हैं। उनकी मिलिट्री बहुत अच्छी थी, बहुत लोग थे, बहुत कैवेलरी मैन थे उनके पास, बहुत सारे उनके पास। हम बोल सकते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि बाबर ने जो है उसने जो है कैनन यूज करे, तो उनके पास ऐसी भी चीजें थी यूज करने के लिए। तो उनकी मिलिट्री बैकअप भी बहुत स्ट्रांग था और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत स्ट्रांग थी। और इन दोनों की चीजों की वजह से क्या हुआ, उन्होंने ग्रेट एम्पायर खड़ा किया जो कि इकोनॉमिक एंड कमर्शियल, जिसके जो बहुत ही इकोनॉमिकली प्रॉस्परस था, मतलब कि बहुत पैसे आए उनके पास, लोग भी खुश थे। जो मुगल एम्परर्स हैं उनके पास भी बहुत पैसे थे, बहुत पैसा आया उनके पास टैक्सेस की वजह से, सबकी वजह से। तो इकोनॉमिकली वो बहुत प्रॉस्पर हुए। International travelers described it as the fabled land of wealth. Fabled mean fabled का मतलब होता है फेमस। तो उन्होंने क्या बोला, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उन्होंने इसको लैंड ऑफ वेल्थ बोला। फेमसली कैसे बोलते थे इंडिया को या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, लैंड ऑफ वेल्थ के नाम से जानते थे। लैंड ऑफ वेल्थ यानी जहाँ पे पैसे ही पैसा है, जिस जमीन पे पैसे ही पैसा है उसको लैंड ऑफ वेल्थ कहते हैं। फेबल्ड मीनिंग फेमस। But these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. इसका क्या मतलब है इस पूरी लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि एक तरफ तो इकोनॉमिक ट्रैवलर्स जो है उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत पैसा है, लेकिन साथ ही यहाँ पे जो है पॉवर्टी यानी कि गरीबी भी बहुत ज्यादा है, और ये दोनों साथ ही साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखो, द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑप्यूलेंस। ग्रेटेस्ट ऑप्यूलेंस यानी कि वेल्थ, बहुत ज्यादा पैसे। ग्रेटेस्ट ऑप्यूलेंस यानी कि कुछ लोग तो हैं जो कि इतने ज्यादा अमीर है कि मत पूछो, बहुत ही पैसे उनके पास। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भी, खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, बहुत ही ज्यादा वो गरीब है। तो उन्होंने दो एक्सट्रीम साइड्स देखी सेम ही लैंड में। द इनइक्वालिटीज वर ग्लेरिंग। ग्लेरिंग यानी क्लियर, साफ दिख रही थी। ऐसा नहीं कि हाँ पता नहीं लग रहा कि अमीर है कि गरीब है या कितना गरीब है, साफ पता लग रहा था कि ये जो है अमीर ही हुई जा रहे हैं, अब ये जो है गरीब ही हुई जा रहे हैं। द इनइक्वालिटीज वर क्लियर, साफ साफ दिख रही थी। Documents from the 20th year of Shah Jahan's reign inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in number. अब इसको हमने समझना है, 445 in number out of a total of 8000। इसका क्या मतलब, हमने ये पढ़ा था कि मनसबदार जो होते हैं उनकी रैंकिंग होती है। रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो मनसबदार की रैंकिंग ज्यादा होगी उसको उतनी सैलरी ज्यादा मिलेगी, उसको उतने पैसे ज्यादा मिलेंगे। अगर रैंकिंग कम होती रहेगी तो पैसे भी कम होते रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि शाहजहां के टाइम पे मनसबदार की हाईएस्ट रैंकिंग, जो हाई रैंकिंग वाले मनसबदार थे यानी कि जिनको बहुत पैसे मिलते थे, बहुत हाई रैंक पे थे, वो सिर्फ 445 थे। कितने में से? 8000 टोटल मनसबदार में से। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 445 मनसबदार लोग हैं इनको ज्यादा पैसे मिली जा रहे हैं, बहुत पैसे मिली जा रहे हैं, मतलब ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। और ये जो रह गए बाकी के 8000 में से जो रह गए हैं, अगर आप इनको माइनस करो, अगर आप 8000 माइनस 445 करो तो यानी कि 7555 जो मनसबदार बच गए उनको जो है पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे, दिस स्मॉल नंबर अ मियर 5.6%। 5.6% कौन है? ये 445 मनसबदार। ये कितना बनते हैं 100% का? 5.6% टोटल के इनको कितने पैसे मिल रहे थे? 61.5%। इतना तो यही पैसे लेके जा रहे थे, और बाकी के जो छोटे थोड़े बहुत पैसे बचते थे वो उनको बाकी 8000 में बांटने पड़ते थे। जो रह जाते हैं, जो 7555 जो रह गए उनको बस
बहुत कम, ऑलमोस्ट 40% उनको जो है उतने में से पैसे इतने में बांटने पड़ते थे, और 60% जो पैसे थे वो सिर्फ 400 को ही मिलते थे। 400 लोग 60% लेके, और बाकी जो 7000 लोग हैं उन्हें 40% को आपस में जब आप डिवाइड करोगे तो बहुत कम कम पैसे आते थे। अभी हम पढ़ेंगे this small number, a mere 5.6% of the total number of Mansabdars received 61.5% of the total estimated revenue of the empire of as salaries for themselves and for their troopers. Troopers है ना, जो भी उनके ट्रूप थे, जो भी उनकी छोटी छोटी आर्मीज थी, उनको एक तो उनको सैलरी मिल जाती थी और इन्हीं में से ट्रूपर्स को भी सैलरी वो अलग से देते थे। The Mughal emperors and their Mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. मतलब कि मनसबदार को जो भी पैसे मिलते थे मुगल एम्परर से, वो क्या करता था मनसबदार, आधा तो उसको सैलरीज देनी होती थी अपने ट्रूपर्स को, जो भी उसने लोग हायर करे उसको सैलरी देनी होती थी, और बाकी मनसबदार जो पैसे रह गए उसको क्या करेगा, चीजें खरीदने में लगाएगा और वो चीजें खरीदेगा। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिट द आर्टिसंस एंड peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of primary producers, the peasant and the artisan. इसका क्या मतलब हुआ, एक तरह से तो हमने बोला कि अगर ये पैसे खर्च रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आर्टिसंस और जो पेजेंट्री है, जो कॉमन लोग हैं, जो कि उनको ये चीजें लाके दे रहे हैं, जो चीजें बेच रहे हैं, उनको फायदा होता था, लेकिन उनको बहुत फायदा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन जो था बहुत कम रह जाता था इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट मीनिंग मतलब वो पेजेंट्री जो है वो कुछ और नहीं कर पाएगी, अगर वो यही बेच रही है सामान तो वही सामान ही बेचती रहेगी। ऐसा नहीं कि वो कुछ और खरीद ले और स्टार्ट कर ले कि मैं अब ये भी बेचूंगा। वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते किसी भी चीज में, भले वो कोई लैंड हो या कोई और सामान बेचने की चीज हो या फिर कोई टूल हो जो उनको यूज करना है, वो नहीं कर पाते। इसका मतलब द पुअरेस्ट अमंगस्ट देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ यानी हाथ में जितना पैसा आया उतने का खाना आया, बस, और कुछ नहीं हुआ, ना कोई सेविंग हुई ना कुछ और पैसे। हैंड टू माउथ, जितना हाथ में पैसा आया उतना ही खाना आया, मतलब उतना ही। हैंड टू माउथ, माउथ के लिए खाने का हो रहा है कि बस मुश्किल से गुजारा हो रहा था, जितना भी पैसा आता था उसमें से सिर्फ खाना ही निकलता था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल टूल्स एंड सप्लाईज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। टूल्स वगैरह वो नहीं खरीद पाते थे। क्यों? क्योंकि हैंड टू माउथ हो रहा था। हैंड टू माउथ यानी कि सारा पैसा जो था खाने में ही जा रहा था, सेविंग्स कुछ भी नहीं हो रही थी। क्यों ऐसे हो रहा था? क्योंकि डिफरेंस इन सैलरीज आ गई थी। द इनॉर्मस वेल्थ, पहले यहाँ से, द वेल्थियर peasantry एंड artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic world. जो तो अमीर है वो अमीर हो ही जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो गरीब ही रह रहे हैं। अब एक यहाँ पे और चीज लिखी हुई थी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जब कोई चीज मार्केट में बनती है तो वो ऐसा नहीं कि मैंने ही बनाई मैंने ही बेचती, डिफरेंट लेवल्स होते हैं प्रोडक्शन के, जिसमें से प्राइमरी जो है सबसे बेसिक लेवल है, यानी कि मान लो रॉ मटेरियल इकट्ठा किया और एक बेसिक सा कुछ बनाकर दे दिया, फिर वो सेकेंडरी लेवल पे जाएगा। सेकेंडरी लेवल पर क्या होगा, उसको हम और अच्छे से रिफाइन करेंगे, फिर वो आगे जाएगा, उसको और अच्छे से रिफाइन करेंगे, और ऐसे क्या है, फाइनली जो प्रोडक्ट है वो हम मार्केट में बेचेंगे। तो जो लोग तो बेचते थे उन्हें तो बड़ा फायदा हो रहा था, लेकिन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने रॉ मटेरियल इकट्ठा करके दिया या एक रॉ सा कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्म बना कर दिया, उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं होता था। उनका सिर्फ हैंड टू माउथ गुजारा होता था, जितना पैसा आए उसमें सिर्फ खाना ही आता था और कुछ नहीं आ सकता था। तो इसका क्या मतलब, जो लोग तो अमीर हैं वो लोग तो अमीर ही हो जा रहे हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनका गुजारा जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group. ये भी एक important चीज है। हम कैसे बोलते हैं कि कोई भी एम्पायर है उसका जो है डाउनफॉल शुरू हो गया, कैसे हमें पता लगता है? जब उसकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। डिसइंटीग्रेशन मतलब बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ी लैंड है, लेकिन वो टूटनी शुरू हो गई। किसमें टूटनी शुरू हो गई? छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर। इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो कोई भी अगर एम्पायर हो उसकी डाउनफॉल कब स्टार्ट होती है? जब वो पूरा एम्पायर छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। अब वो डिसइंटीग्रेट कैसे होएगा? जब कोई पावरफुल इंसान होगा, यानी कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, इन्फ्लुएंस है, वो अपना एरिया निकाल के बोल देगा कि ये अब मेरा अलग से किंगडम है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ, आप राजा नहीं हो।
तब हम बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई, यानी कि अलग अलग किंगडम बन गए। किंगडम बनाने के लिए क्या है, आपके पास पैसे होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, और वो क्या हुआ था, द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल इलीट। इलीट यानी कि हाई ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं हायर क्लास, अपर क्लास। तो मुगल इलीट्स थे, मुगल के ही थे, मुगल इलीट्स। उन्होंने क्या किया, उनके पास जब ज्यादा पैसे आने लग गए, जब ज्यादा रिसोर्सेज आने लग गए, तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल हो गए, वो बहुत पावरफुल हो गए, और उन्होंने क्या किया, अपने अलग अलग किंगडम निकालने शुरू कर दिए। Made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the region. तो इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे ही मुगल अथॉरिटी कम होनी शुरू हुई, अथॉरिटी मतलब ये जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरंगजेब के टाइम पे शुरू हुआ, ये सबके टाइम पे शुरू हो रहा था। अथॉरिटी क्या होता है कि आपको क्लोज चेक रखना है कि इनके पास ज्यादा पैसे नहीं आ रहे या फिर ये हमारे लॉयल है। जब जब ये अथॉरिटी वीकन होनी शुरू हुई है, जब उन्होंने देखा कि अब मुगल जो है इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख रहे, तो ये पावर में आने शुरू हो गए और उन्होंने अपने रीजन निकालने शुरू कर दिए अपने सेंटर की, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। They constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh. सबसे पहले कौन से गए, हैदराबाद एंड अवध। ये जो दो जगह थी, जो दो प्रोविंसेस थे, सबसे पहले यहाँ पे नई डायनेस्टी बननी शुरू हो गई, यानी कि किंगडम्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, but by the 18th century, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये लेट 17th सेंचुरी हो रहा है, लेट 17th सेंचुरी यानी 17th सेंचुरी के एंड में। तो जब 17th सेंचुरी का एंड चल रहा था, तब उन्होंने कहा, भले ही वो बहुत पावरफुल हो गए थे, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो मुगल एम्परर है ना वो हमारा मास्टर है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही 18th सेंचुरी शुरू हुई, इन्होंने क्या किया, अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए। By the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. We will read about them in chapter 10. Chapter 10 में इसका आप डिटेल पढ़ोगे, लेकिन क्या इसके अंदर मैं यही आपको बता रही हूँ कि इन्होंने क्या किया, अपने नए किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज बनानी शुरू कर दी। मतलब इन्होंने बोला, अब हमारा मुगल के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो बन चुके हैं, ये इसका मतलब है। ऐसे जो है मुगल एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हमें लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, किंग्स एंड क्वींस। इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ये बेसिक पढ़ने के लिए है, इसमें से कुछ स्कूल्स डालते हैं क्वेश्चंस, कुछ नहीं डालते, ज्यादातर नहीं आते क्वेश्चंस। There were several great monarchs, all near contemporaries in different parts of the world in 16th century. अभी तो हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। These included the ruler of Ottoman Turkey, Sultan Suleiman, 1520 to 1566 उसका रीन का टाइम है। During his rule, the Ottoman state expanded into Europe, seizing Hungary and besieging Austria. His armies also seized, इसका क्या मतलब, इन्होंने क्या किया, ऑटमन का जो भी रूलर था, इसने सबसे पहले हंगरी को सीज कर लिया और ऑस्ट्रिया को चारों तरफ से घेर लिया, यानी ऑस्ट्रिया को भी अभी अपने अंडर करने वाले हैं। His armies also seized Baghdad and Iraq. Much of North Africa all the way into Morocco acknowledged Ottoman authority, यानी कि उन्होंने ऑटमन की जो अथॉरिटी है उसको मान लिया था, किसमें, नॉर्थ अफ्रीका एंड मोरक्को के अंदर। Suleiman also reconstructed the Ottoman navy. Its domination over the eastern Mediterranean brought the navy into competition with Spain. तो इसने क्या किया, नेवी की स्टार्ट करा सुलेमान ने, और उसने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी जो है वहां पे अपनी डोमिनेशन निकाली, वहां पे अपना उसने जो है कब्जा जमाया और कंपटीशन में आ गया स्पेन के साथ। In the Arabian Sea, it challenged the Portuguese. The monarch was given the title of Al-Qanuni, यानी कि the lawgiver, because of the large number of regulations passed during his reign. मतलब lawgiver क्यों बोलते थे उसको, क्योंकि उसने बड़े सारे लॉ पास कर दिए अपने रीन के अंदर, अपने रूल के अंदर जो है उसने बड़े सारे लॉज पास कर दिए। These were aimed to standardize administrative procedures through the expanding domains of the empire and specifically to protect the peasantry from forced labor and extraordinary taxes. मतलब कि ये लॉज क्या करते थे, इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया एक एडमिनिस्ट्रेशन का, जहां पे क्या करा इन लॉज ने, जो कि
पिजेंट्री थी, यानी कि जो कॉमन लोग कह सकते हैं हम, उनके फायदे में था, क्योंकि उनको क्या करते थे, लेबर के लिए ले जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट करा कॉमन लोगों को, पिजेंट्री को, फोर्स्ड लेबर से और एक्स्ट्रॉर्डनरी टैक्सेस से, यानी कि उन पे एमी फालतू में टैक्सेस लगा दिए कि ये आप कर रहे हो तो टैक्स दो, ये इन सब से उसने इनको बचाया, कॉमन लोगों को, पिजेंट्री को, लॉ देकर। Later in the 17th century, when public order declined in the Ottoman domains, the reign of Suleiman Kunani was remembered as a period of ideal governance. Ideal governance मतलब when public order declined, मतलब कि इनका डिक्लाइन जब शुरू होने लग गया, तब भी इन्होंने जो सुलेमान कुनानी की जो इसने गवर्नेंस की, उसको आइडियल गवर्नेंस बोला। आइडियल गवर्नेंस क्यों बोला, एक तो इसने अपनी जो है एक्सपेंशन करी, जो रूलर है उसने ऐसा भी नहीं किया कि बस मैं थोड़ा सा लेकर, इसने बहुत सारी एक्सपेंशन करी, इसने नेवी की स्टार्ट की, और इसने कॉमन लोगों का भी ध्यान रखा। ऐसा नहीं कि बस अपने पैसे लेने में लग गए, कॉमन लोगों के लिए, पिजेंट्री के लिए इसने रूल्स बहुत सारे लॉ दिए जो कि उनको प्रोटेक्ट करता था। दैट्स इट, थैंक यू।